बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मंत्रियों के फुल एक्शन में होने की करेंगे। दरअसल विभागों के बंटवारे के बाद धामित सरकार के मंत्री आज से एक्शन में आपको दिखाई देंगे। विभागों के बंटवारे के बाद मंत्री आज से विधिवत रूप से काम काज भी संभालेंगे और सभी मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक सबसे पहले करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, चंदन रामदास, सौरभ बहुगुणा और धन सिंह रावत अपने अपने विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं और विधिवत रूप से आज तमाम मंत्री कामकाज को संभालने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले समीक्षा बैठक वो करेंगे, बातचीत करेंगे किस तरीके से आगे के लिए योजनाओं के लिए काम करना है, क्या बजट होगा, इन तमाम विषयों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि विधिवत रूप से कामकाज संभालने आज मंत्री जा रहे हैं, तो किस तरीके से कामकाज संभालेंगे, क्या समीक्षा बैठक में मुद्दे हो सकते हैं, कब ये बैठक होने वाली है, विस्तार से बताइएगा। जय, देखिए पिछले अगर हम 3-4 महीने की बात करें तो तब से जो पिछली सरकार थी वो लगातार चुनावों में डटी हुई थी और चुनावों के मद्देनज़र जो विभागवार काम होते हैं वो बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि देखिए अब जनवरी और फरवरी और जो मार्च का महीना है ये चुनावों में पूरी तरह से बीत गया और इन 3 महीनों में विभागीय स्तर पर बिल्कुल भी कामकाज नहीं हुए हैं। शपथ ग्रहण के बाद 6 दिन तक मंत्रियों को विभागों के लिए इंतजार करना पड़ा। उसके बाद विभाग 29 तारीख की रात को बटे और उसके बाद कल विधानसभा का सत्र था, तो कल विधानसभा के सत्र के दौरान भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं विभागवार तो बैठकें होती हैं वो नहीं हो पाई। हालांकि विधानसभा में भी कल तमाम विभागों के अधिकारी अपने अपने मंत्रियों से मिलने जरूर पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि आज का जो है दिन फुल फ्लैश मिला है, आज जितने भी मंत्रियों को सभी मंत्रियों को विभाग मिले हैं वो अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गए हैं। क्योंकि देखिए ये एक शुरू से ही संदेश देना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाला जो फंडा होता है वो यहाँ मंत्रियों को दिखाना होगा और इसी वजह से आज सभी मंत्री अपने अपने विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन वो अधिकारी को दे सकते हैं, अपने विभाग में पूरी तरह से अधिकारियों को वो निर्देश दे सकते हैं कि किस तरह से उन्हें आगामी काम कर रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर आज तमाम जो मंत्री हैं अधिकारी को उसके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले वो अपना फीडबैक लेंगे कि पिछले दौरान जो काम है, जो अटके पड़े हैं, जो पेंडिंग है, वो क्यों किस वजह से नहीं हो पाए हैं, बजट की दिक्कत हुई है या क्या कमियां रही हैं वो क्यों नहीं हो पाए हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज इन तमाम समीक्षा बैठकों में रहने वाली है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी स्वास्थ्य विभाग की, लोक निर्माण विभाग की, उसके अलावा अन्य विभागों की जो काम काज हैं वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं हो पा रहे थे चुनावों की वजह से, लेकिन अब पूरी तरह से सरकार अपने एक्टिव मोड में आ गई है। सभी मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं, मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से काम करना शुरू कर दिया है। ये तमाम मंत्री कामकाज विधिवत रूप से संभालते हुए दिखाई भी देंगे और आज वो समीक्षा बैठक करेंगे। जैसा कि आपने भी बताया कि पेंडिंग जो काम है उसको लेकर आगे किस तरीके से काम करना है उसको लेकर वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। पंकज, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और इस बीच देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दें, नियो मेट्रो परियोजना की कवायद तेज हो चुकी है। शासन ने केंद्र सरकार को नियो मेट्रो का प्रस्ताव भेजा है। नियो मेट्रो के लिए 23 करोड़ 33 लाख का बजट मंजूर किया गया है। लेखानुदान में रखा गया बजट का प्रावधान और देहरादून के लिए जल्द शुरू हो सकता है नियो मेट्रो का काम। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सहूलियत होगी यात्रा में। नियो मेट्रो के लिए 23 करोड़ 33 लाख का बजट मंजूर किया गया, लेखानुदान में रखा गया बजट का प्रावधान। और आपको बताएं कि शासन ने केंद्र सरकार को नियो मेट्रो का प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुका है। सत्र के आखिरी दिन सरकार की ओर से पेश लेखानुदान पारित किया गया और इसमें पहले सदन के पहले दिन लेखानुदान को सदन के पटल पर रखा गया था। लेखानुदान में नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में वेतन भत्तों, पेंशन समेत सरकारी कामों के लिए जरूरी बजट को शामिल किया गया। नए वित्तीय वर्ष के पहले 4 महीनों के लिए 21,116 करोड़ की राशि का लेखानुदान पारित हो चुका है। सालाना बजट के लिए 1/3 हिस्से में भी धामी सरकार ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य समेत अवस्थापना विकास कामों के लिए सरकारी खजाना खोल दिया है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और स्थानीय निकायों के लिए बड़ी धनराशि की व्यवस्था की गई है। तो मनरेगा के लिए 99 करोड़ 28 लाख रुपए, स्मार्ट सिटी के लिए 63 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट। और ना जवाब सुनना वो चाह रहे थे, उन्होंने शायद मन बना के आए थे कि उनको रहना नहीं है, लेकिन जो जो बिंदु उन्होंने बताए थे उसका बहुत अच्छी तरह से जवाब
हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। और निश्चित रूप से जो विषय उनके महंगाई के साथ साथ अन्य अभिभाषण का जिस प्रकार से उन्होंने बहिष्कार किया, मुझे लगता है उनका अभिभाषण में बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण ही मैं कहूँगा। जितनी सौहार्दपूर्ण में चीज़ें हों, जितने आराम से चीज़ें हों, उतनी ही बात जनता तक पहुंचती है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने से ना तो जनता कुछ सुन सकती है, और एक हमें अपनी जो जनता है उसको शायद ये भी दिखाना है कि जब हम संसद में चुनकर आते हैं, जब विधानसभाओं में चुनकर आते हैं, तो एक तरह का व्यवहार होना चाहिए, और बहुत आवश्यक है कि हम उस व्यवहार को जनता तक पहुंचाएं और दिखाएं। विधानसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, और जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं उसी तरह से इस मंदिर का भी हमें आदर करना चाहिए। और वहीं सदन में लेखानुदान तो पास कर दिया गया, मगर इससे पहले विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया, और कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर महंगाई के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। इसी दौरान हंगामा हुआ और फिर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट कर दिया। के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया गया। देखिए तस्वीरें भी आपको कल की दिखा रहे हैं। विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दे, देहरादून से महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन। आज प्रदेश भर में प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर हंगामा होगा और हल्ला बोलेगी कांग्रेस। देखिए डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। जिला, विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। तो अब जब मंत्री कामकाज विधिवत रूप से आज संभालने जा रहे हैं, तो देखिए विपक्ष भी अपना मोर्चा अब संभाल रहा है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी को देंगे इस खबर पर। पंकज, देखिए महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर कई बार दिखाई दी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। क्या पूरा प्लान कांग्रेस का है? अजय, देखिए देशव्यापी आंदोलन है कांग्रेस का ये, और देश में पूरी तरह से महंगाई मुक्त अभियान के तहत पूरे देश भर में ये आंदोलन कांग्रेस का चल रहा है। और उसी कड़ी में आज उत्तराखंड में भी कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और विधानसभा स्तर पर ये प्रदर्शन करने जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और कांग्रेस का ये भी आरोप है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी लगातार महंगाई उनकी बढ़ रही है। सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दाल चीनी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसके विरोध में आज पूरी तरह से प्रदेश भर में ये आंदोलन किया जाएगा। सभी जिला इकाइयों को कांग्रेस ने निर्देश दिया है कि सभी जिला इकाइयों पर बड़े स्तर पर ये आंदोलन किया जाना चाहिए। इसमें खास बात ये रहेगी कि सिलेंडर को, गैस सिलेंडर को लेकर इसमें प्रदर्शन बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो गैस सिलेंडर को माला पहनाकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर भी प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से पिछले दौरान भी एक प्रदर्शन महिला मोर्चे ने किया था कि एक स्कूटर को उन्होंने एक ठेली पर रखकर पूरे शहर भर में घुमाया था, उसी तरह से ये प्रदर्शन भी आज होने जा रहा है। तो देशव्यापी आंदोलन के तहत ही कांग्रेस का ये उत्तराखंड में आंदोलन होने जा रहा है। और कल भी विधानसभा में देखा कि किस तरह से महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने लगातार हल्ला बोला है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा है ये महंगाई का। इसके अलावा दूसरा कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को पूरी तरह से बुझाने की कोशिश की जा रही है। उसी कड़ी में प्रदेश भर में आज कांग्रेस का ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सचिवालय में आज सुबह 11 बजे मीटिंग होने वाली है और अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे मुख्यमंत्री। कई महीने से होनी है, मई महीने से होनी है चारधाम यात्रा की शुरुआत, और इसको लेकर आज देखिए समीक्षा बैठक भी होने वाली है, क्योंकि तैयारियां तो जोरों पर हैं। मई महीने से शुरुआत चारधाम यात्रा की होने वाली है, लेकिन उससे पहले किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं चारधाम यात्रा के लिए, यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए, और इसी को लेकर आज एक बैठक होने वाली है। सचिवालय में आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे, मंथन करेंगे वो अधिकारियों के साथ, और चार धाम यात्रा की तैयारी पर बैठक की जाएगी। और देखिए कब कहां पर कपाट खुलेंगे इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो 3 मई को कपाट खुलेंगे। केदारनाथ धाम में 6 मई को कपाट खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो 8 मई को खुलेंगे कपाट, यानी कि मई महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। और ऐसे में किसी भी तरीके से यात्रियों को कोई दिक्कत
ना हो, सहूलियत हो उन्हें और सरकार की तरफ से सुविधाएं उन्हें भरपूर मिले, इसका ख्याल रखा जाए। और इसी को लेकर आज 11 बजे बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ करेंगे। चार धाम के कपाट खोलने के लिए मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। सबसे पहले 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के 4 धाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। मई महीने में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन मई को मां गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो भी जरूरी आवश्यकताएं होती हैं वो सभी तैयारियां की जा रही हैं और हम निरंतर सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी जो टीम है वो केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम जी के वहाँ भी निरीक्षण करके वापस लौट चुकी है और इसके बाद अप्रैल 1 या 2 वीक में हमारी जो अग्रिम टीम होती है वो टीम केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी पहुँच जाएंगी और वहाँ पर जो भी ज़रूरी आवश्यकताएं होंगी उनको पूरा करने का लगातार उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति की तरफ से तैयारियां चल रही हैं। यात्रा के संचालन और मंदिरों के कपाट खोलने को लेकर तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति के लोग भी तैयारियों में जुटे हुए हैं। केदारनाथ धाम में तो मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते से बर्फ भी हटा दी गई है। उधर गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी तैयारियां जोरों पर हैं। केदारनाथ जी में काफ़ी बर्फबारी है, कई फीट बर्फ है वहाँ पर जिला प्रशासन और जो डीडीएमए की टीम है वो लगातार बर्फबारी साफ करने में, रास्ता तैयार करने में जुटी हुई है और संभवतः बद्रीनाथ जी तक, ये केदारनाथ जी तक मंदिर परिसर के नज़दीक तक उन्होंने मार्ग खोल दिया है, बर्फ़ को काट दिया है और शीघ्र ही जो मंदिर परिसर है हमने जिला प्रशासन से और डीडीएमए से अनुरोध किया है कि क्योंकि इस वर्ष मंदिर समिति की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कोरोना काल में काफ़ी कमज़ोर हुई है, तो उन परिस्थितियों को देखते हुए हमने जिला प्रशासन और डीडीएमए से अनुरोध किया था कि वो मंदिर परिसर और उसके आसपास भी जो भी हुआ है वहाँ पर बर्फबारी अपने स्तर से साफ कराए, तो उन्होंने इस पर सहमति भी दी है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा सही ढंग से संचालित नहीं हो पाई थी, जिस वजह से यात्रा से जुड़े कारोबारी मायूस थे। तो वहीं 4 धाम के दर्शन को आने वाले सैलानी भी भगवान के दर नहीं पहुंच पा रहे थे। मगर इस बार उम्मीद है कि कोविड का संक्रमण आने वाले दिनों में भी कम रहेगा, जिससे यात्रा ठीक ढंग से चलेगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतूरा की रिपोर्ट। 60 साल से एक गांव वीरान पड़ा है, मगर अब उसे फिर से बसाने की तैयारी हो रही है। जिस गांव में कभी रौनक रहती थी, आखिरकार वो गांव कैसे वीरान हो गया, आपको दिखाते हैं। इसी पर हमारी ये खास पेशकश, 60 साल बाद घर वापसी। साठ साल बाद आबाद होगा वीरान पड़ा गांव। 60 साल बाद इस गांव में फिर लौटेगी रौनक। 60 साल बाद दुर्गम पहाड़ पर फिर बसेगा एक गांव। फिर लगेगी गांव में चौपाल, फिर जाएंगे बच्चे स्कूल, फिर खेतों में काम करेंगे किसान। 60 साल बाद वापस मिलेगा खोया हुआ सम्मान। साठ साल बाद पुरखों की जमीन पर लौटेंगे लोग। चीन बॉर्डर से सटे गांव का हैरान करने वाला सच। जंग के बाद जमीन पर वापसी की सबसे अनोखी कहानी। 60 साल बाद घर वापसी। भारत चीन युद्ध के समय 1962 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले का जादोंग गांव खाली करवा दिया गया था। डर था कि इस गांव में रहने वाले लोगों की जान को खतरा हो सकता था, मगर अब इस गांव के लोगों को फिर से बसाने की तैयारी हो रही है।
पड़ोसी मुल्क चीन ने 1962 में हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी दगाबाजी की थी। किसी जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जाता था, मगर ड्रैगन ने उस पर 1962 में पानी फेर दिया। ड्रैगन ने दोस्ती के नाम पर हिंदुस्तान की पीठ में ऐसा खंजर घोंपा जिसके जख्म आज तक नहीं भर पाए। भारत चीन युद्ध के निशान उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में आज भी नजर आते हैं। इस जगह पर कभी एक हंसता खेलता गांव बसता था, मगर चीन के साथ हुई जंग के बाद ये इलाका अब तक वीरान पड़ा है। अब 60 साल बाद भारत चीन सीमा से लगे जादुंग और नेलांग गांवों को दोबारा बसाने के लिए संयुक्त सर्वे किया गया। प्रशासन की कोशिश है कि इस गांव के लोगों को दोबारा बसाया जाए। विस्थापित गांव वालों के लिए भूमि चिन्हित करने और उनके लिए आय के साधन बनाने की भी योजना है। और राज्य सरकार के भी निर्देश हैं और वहाँ के जो ओरिजिनल लोग इनहेबिटेंट हैं उनकी भी मांग थी कि वहाँ पर फिर से गतिविधियाँ बढ़ाई जाए। तो इसी क्रम में कई मीटिंग्स की गई डिपार्टमेंट्स के साथ। वहाँ के जो आर्म फोर्सेस जैसे आर्मी, आईटीबीपी हैं और जो बगोरी में और डुंडा में उनके जो लोग रहते हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई। तो इस क्रम में 28 और 29 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया चल रही है जादुंग गाँव की, और नीलौंग के अप्रैल में की जाएगी। वो उनकी लैंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रैकिंग, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर आदि की क्या गतिविधियाँ की जा सकती हैं उसका प्लान बनाया जा रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड का ये इलाका तिब्बत से लगता है। चीन के साथ 1962 में हुई जंग के बाद से इस जगह पर रहने वाले गांव वालों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया था। 60 साल हो गए हैं ये इलाका तभी से वीरान है, पर अब उम्मीद है कि बहुत जल्द यहाँ फिर से रौनक लौटेगी और वीरान हो चुका गांव फिर से आबाद होगा। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट।